सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज। तो आइए करते हैं शुरुआत। चीन की ग्लोबल पॉलिसी का बैकग्राउंड कब्जे की बुनियाद पर बनता है, और अगर इस पॉलिसी को उसके अपने ही आसपास के क्षेत्र में चुनौती मिले तो ड्रैगन का छटपटाना तय है। कुछ ऐसी छटपटाहट में चीन ने साउथ चाइना सी में बारूदी बवंडर उठाने की कोशिश की है, लेकिन परेशानी यह है कि ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग-वेन ने घोषणा कर दी है कि जंग हुई तो हर ताइवानी नागरिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। और चीन को मिली इस चुनौती को मजबूती देने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने भी बैक सपोर्ट खड़ा कर दिया। लेकिन अब होगा क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। कब्जे की ख्वाहिश, पड़ोसियों से अदावत, कमजोर पर जुल्म और सुपर पावर से जोर आजमाइश। दूसरों की जमीन के नीचे बारूदी सुरंग बिछाकर ड्रैगन आग उगलने की कोशिश कर रहा है। और यकीन मानिए, अगर ड्रैगन की लगाई आग की चिंगारी बारूद तक पहुंची तो न सिर्फ धमाके होंगे बल्कि जमीन और समंदर के पानी में बारूदी बवंडर उठेगा। हालांकि चेतावनी भी यही है, चीन की कब्जा नीति से आजिज आई दुनिया ने जंग का बवंडर लाने की तैयारी शुरू कर दी है। और अनुमान है कि ये जंग चीन और ताइवान के मोर्चे से शुरू होगी, लेकिन इसका अंत महाविनाश के साथ होगा। अब क्यों ऐसा अनुमान है, इसे उलझे हुए संबंधों के जाल पर बने युद्ध क्षेत्र से समझिए। समंदर पार ड्रैगन का वार, जिनपिंग ने की हद पार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सनक से दहलेगा समंदर, चीन लाया बारूदी बवंडर। ताइवान ने की जंगी तैयारी, चीनी मोर्चे का प्लान जारी। अमेरिका ने दी लास्ट वार्निंग, साउथ चाइना सी बर्निंग। साउथ चाइना सी में बारूदी हलचल का सबब ताइवान और चीन की अदावत है, और ताइवान ने चीन की नाक के नीचे लाइव फायर ड्रिल करके अपने मंसूबों को स्पष्ट भी कर दिया है। अगर चीन ने संप्रभुता की सीमा लांघी, मर्यादा तोड़ी, तो फिर भीषण जंग हो सकती है। और इस बारूदी ज्वाला के विस्तार से जंगी तपिश में कई देश कूद सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन अपने मंसूबों को किसी भी कीमत पर कामयाब करना चाहता है, लेकिन चीन के पाप के खिलाफ एक शक्तिशाली दुनिया लामबंद है, और इसका प्राथमिक चेहरा है ताइवान। ताइवान के रक्षा मंत्री एन डे फा ऐलान कर चुके हैं कि ताइवान पर जो भी बुरी नजर डालेगा, उससे ताइवान का आखिरी सिपाही भी एकता और अखंडता के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। इसके अलावा डे फा ने चीन का नाम लेकर उस देश की तरफ उंगली भी उठा दी है जिसके खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या चीन ने ताइवान को उकसाया है या अमेरिका ने चीन के खिलाफ ताइवान को भड़काया है? समंदर में जंग का मोर्चा किसने और क्यों खोला है? जवाब विस्तार से जानिए। चीन लगातार ताइवान की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहा है। सोमवार को चीन ने 56 फाइटर जेट्स ताइवान में भेज दिए थे। पहली खेप में चीन ने एक साथ 52 लड़ाकू विमान भेजे थे। भेजे गए जेट्स में 34 J-16 और 12 H-6 बॉम्बर शामिल थे।
52 विमानों के थोड़ी देर बाद चीन ने 4 और J-16 जेट्स भेजे और फिर ताइवान ने इस हिमाकत का जवाब देने का फैसला कर लिया। अमेरिका ने भी ड्रैगन के खिलाफ एक्शन प्लान की तैयारी कर ली और देखते ही देखते चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में मोर्चा खुल गया। ताइवान ने प्रतिबद्धता दोहराते हुए ऐलान कर दिया कि ताइवानी सेना अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आखिरी दम तक चीन के खिलाफ लड़ेगी और ताइवान के रक्षा सहयोगी अमेरिका ने भी खुलेआम चीन के लिए चेतावनी जारी कर दी। अब सवाल यह है, क्या चीन की सिर्फ एक दिन की घुसपैठ की वजह से ऐसे हालात बने हैं या मामला कुछ और भी है? दरअसल चीन ने ताइवान के खिलाफ अपने जहाजों का इस्तेमाल सिर्फ सोमवार को नहीं किया, बल्कि पिछले एक हफ्ते से चीन ने ताइवान के एयर स्पेस पर अपनी दखल को बढ़ा दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में चीन ने ताइवान के रक्षा क्षेत्र में 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स भेजे हैं। चीन की इन्हीं हिमाकतों का नतीजा है ताइवान की जंगी तैयारी और अमेरिका की दी गई चीन को धमकी। लेकिन इसके बावजूद चीन उकसावे की कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं मान रहा है, बल्कि विश्व बिरादरी की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। यानी चीन जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है वो ताइवान की संप्रभुता के लिए जितना बड़ा खतरा है, उससे कहीं ज्यादा एक छोर से दुनिया में विनाश लाने वाली जंग की चिंगारी भड़काने की कार्रवाई भी है। और सोमवार को हुई कार्रवाई ने करीब करीब इस जंग को तय भी कर दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि चीन ने 56 फाइटर जेट्स ताइवान में भेजने की जो कार्रवाई की, उसके लिए चीन ने अपने राष्ट्रीय दिवस को चुना था और इसका जवाब देने के लिए ताइवान तैयार है। लेकिन उसके साथ अमेरिका भी खड़ा होगा। इसके अलावा मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया भी जंग के मैदान में दिखे, लेकिन कैसे, समीकरण समझना जरूरी है। ताइवान पर चीनी कार्रवाई से अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि कार्रवाई रोके। चीनी घुसपैठ को यूएस ने उकसावे की कार्रवाई बताया है। इसके अलावा अमेरिका ने चीन को गंभीर नतीजे की चेतावनी भी दी है। यानी एक तरफ चीन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, नेशनल डे पर उड़ाए गए विमानों को ताइवान तक पहुंचा दिया, तो दूसरी ओर अमेरिका ने चीन को सीधे सीधे बताया कि अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं कहलाता। यूएस आर्मी पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिका की ताकत का अंदाजा चीन को ताइवान की क्षमता से ही लग गया है। बावजूद इसके ताइवान पर अपना हक जताने के लिए चीन फाइटर जेट्स उड़ाने, एक्सरसाइज करने और घुसपैठ को अंजाम देने जैसे हिमाकतों को दोहराता रहता है। ताइवान के मुहाने पर अमेरिका को कमजोर इसलिए समझ लिया जाता है क्योंकि चीन किस तरह से जंग की तैयारी कर रहा है या फिर उसके उकसावे की कार्रवाई किस ओर इस पूरे मामले को लेकर जाएगी, इसका खुलासा नहीं हो पाता है। नतीजतन चीन की यह कार्रवाई हमेशा जारी रहती है, यह हिमाकत वो करता रहता है। लेकिन चीन के खिलाफ इस बार ताइवान ने आर पार की जंग लड़ने का मूड बना लिया है, जिसका खुलासा खुद ताइवान के रक्षा मंत्री ने कर दिया है। ऐलान के मुताबिक ताइवान अब जंग में आने को रेडी है। अब उसी साउथ चाइना सी से ताइवान बारूदी बवंडर उठाएगा, लेकिन कैसे? चीन के मुकाबले क्षमता का कहीं कोई मुकाबला है? ताइवान को अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है। अमेरिकी सेना भी ताइवान को मदद दे रही है। ताइवान के पास क्षेत्र के लिहाज से भारी हथियार है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र के हिसाब से ताइवान में सबसे ज्यादा मिसाइलें। हालांकि ताइवान के पास कितनी मिसाइलें हैं इसकी संख्या तो जारी नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि 6000 से ज्यादा मिसाइल चीन को दहलाने के लिए तैनात की जा चुकी है और इसी वजह से चीनी सेना ताइवान से खौफ खाती है। फिर भी चीन ताइवान पर हमले की फिराक में घुसपैठ की कोशिश करता है और हर बार नाकाम होता है और इस बार भी नाकाम हुआ। लेकिन क्या चीन की नाकामी का ये सिलसिला चलता रहेगा? ताइवान को चीन अपना एक प्रांत मान के चलता है, जबकि ताइवान जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आने के बाद में चीन की मुख्य भूमि से अलग होके वहां पर उनका अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उनकी सेना है और उनकी एक इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। हालांकि उन्हें दुनिया के ज्यादातर देशों की मान्यता प्राप्त नहीं है। ताइवान को फिर से कब्जे में ले ले, जैसे कि उसने दूसरे क्षेत्रों में विस्तारवादी नीतियों से किया है।
जंग की आशंका चीन के मोर्चे पर हमेशा से रही है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ तो चिंगारी लपटों में तब्दील हो सकती है, क्योंकि जैसे ही चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है, ठीक ऐसे ही ताइवान ने इस युद्ध को दुनिया में न्याय और अस्तित्व बचाने की जंग में बदलने की तैयारी की है। चीन ने ताइवान पर शासन करने की मंशा जाहिर की है। शासन करने के लिए चीन ने युद्ध करने की धमकी भी दी। ताइवान ने धमकी के बाद युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ताइवान ने तुरंत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांग ली, इस उम्मीद से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका लोकतांत्रिक देशों की उस श्रेणी में हैं जो ताइवान को मदद देने में कभी पीछे नहीं रहे। इसलिए आशंका अब युद्ध की है, और अगर यह आशंका सच साबित होती है तो फिर इसका आकार चीन बनाम ताइवान नहीं होगा, बल्कि जिनपिंग बनाम बाइडेन होगा। ताइवान के ऊपर किसी भी तरह का अतिक्रमण हो, उसको रोकने के लिए अमेरिका और उसके मित्र देश पूरी तरह से लामबंद होंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसे युद्ध होने की संभावना में अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया तथा वियतनाम, फिलीपींस इसमें शामिल हो सकते हैं ताइवान के सपोर्ट में, और चीन के सपोर्ट में नॉर्थ कोरिया जो है उसके आने की पूरी संभावना है। हालात आशंकाओं पर टिके, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर चीन युद्ध की तरफ बढ़ता है, ताइवान को टारगेट करता है, तो साउथ चाइना सी में मौजूद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान की मदद के लिए आगे बढ़ेगा, और ये जंग एक निर्णायक लड़ाई में बदल जाएगी, जहां धीरे धीरे जिनपिंग को मदद करने वाले भी आ जाएंगे और टीम बाइडेन भी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्रह्मास्त्र यानी वो हथियार जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसके एक प्रहार से बड़े शत्रु का नाश हो जाए। और अगर बात मौजूदा दौर की करें तो हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को ब्रह्मास्त्र की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन आज बात होगी आधुनिक युग के उस ब्रह्मास्त्र की, जिसे तैयार करने के लिए रूस, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे मुल्कों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, और वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। किम भी बीते कुछ महीनों में 6 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण का दावा कर चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर हर मुल्क इस विनाशकारी ब्रह्मास्त्र के लिए क्यों बौखलाया हुआ है? क्यों हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट की होड़ लगी हुई है? देखिए इस रिपोर्ट। दुनिया के तमाम मुल्कों को अपने हथियारों की ताकत और कुव्वत दिखाने के लिए रूस ने अब तक का सबसे घातक और विनाशकारी मिसाइल टेस्ट किया, ब्लू वॉर जोन में। सेवरोदोविंस्क न्यूक्लियर सबमरीन की मदद से रूस ने किलर मिसाइल को बैरेंट्स सी में दागा। लॉन्च होने के साथ ही रूसी मिसाइल ने बैरेंट्स सी में मौजूद टारगेट के चीथड़े उड़ा दिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हालांकि रूस जैसे ताकतवर देश के लिए इस तरह की मिसाइल का टेस्ट करना आम बात है, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट पुतिन ने जिस डेडली मिसाइल का टेस्ट किया, उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन से दागी गई ये मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं थी, बल्कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी जिसका नाम है जिरकॉन। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर रूसी डिफेंस ये दावा करता है कि ये ब्रह्मास्त्र धरती की सबसे तेज उड़ने वाली मिसाइल है। ये अपने एक बार से किसी भी टारगेट को पूरी तरह तहस नहस कर सकती है। बड़े से बड़े युद्धपोत और जंगी बेड़ों की इस मिसाइल के सामने कोई बेसात नहीं। चंद सेकंड के भीतर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल उनके चीथड़े उड़ा सकती है। आपको बता दें कि रूस ने एक साथ 2 जिरकॉन मिसाइल का टेस्ट किया। रूसी डिफेंस के मुताबिक सेवरोदोविंस्क न्यूक्लियर सबमरीन से पहली जिरकॉन मिसाइल को जब दागा गया तो उसने बैरेंट्स सी के तल पर मौजूद पहले टारगेट को जोरदार धमाके के साथ ध्वस्त कर दिया। इसके बाद परमाणु पनडुब्बी से दूसरी जिरकॉन मिसाइल को दागा गया।
इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल समंदर के भीतर 131 फीट की गहराई तक गई और वहां मौजूद दूसरे टारगेट को चंद मिनट में तहस नहस कर डाला। महाबली रूस ने आधुनिक युग के प्रलयंकारी हथियार का सफल टेस्ट करते हुए यह जता दिया कि मिसाइल पावर में आज भी रूस का कोई सानी नहीं है। और हो भी कैसे सकता है, क्योंकि रूसी डिफेंस ने जिस जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया उसकी सबसे बड़ी ताकत ही है तेज रफ्तार, सॉलिड प्रहार और विनाशकारी तबाही चारों ओर। आपको बता दें कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल पुतिन का सबसे पसंदीदा हथियार है। कुछ साल पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने जन्मदिन के मौके पर इस मिसाइल का टेस्ट करवाया था, लेकिन अब रूस ने समंदर में जिस जिरकॉन मिसाइल का बारूदी ट्रेलर दिखाया वो पहले से ज्यादा विध्वंसक है, क्योंकि इस मिसाइल टेस्ट के साथ ही रूस ने दुनिया के कई देशों को सकते में डाल दिया है। और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है सुपर पावर अमेरिका का। कैसे, वो जानते हैं। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल करीब 10 मीटर तक लंबी है। जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा तेज है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 450 से 1000 किलोमीटर तक है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। ये मिसाइल 400 किलो तक आयुध अपने साथ ले जा सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि बैरेंट्स सागर में अपने टारगेट तक पहुंचने में इस मिसाइल को मात्र 4 मिनट का वक्त लगा। इसीलिए तो दुनिया रूस की जिरकॉन एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को समंदर का खूंखार शिकारी मानती है। यकीन मानिए, प्रेसिडेंट पुतिन के इस हथियार से पार पाना फिलहाल तो किसी के बूते में नहीं है, क्योंकि अगर रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल वॉर जोन में किया तो दुश्मन को इसकी भनक भी नहीं लगेगी और यह किलर वेपन तबाही मचा देगा। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए किया है। वैसे भी रूस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में सबसे आगे है, लेकिन हाल ही में जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। खबर ये कि रूस के अलावा आधा दर्जन देश ऐसे हैं जो लगातार हाइपर मिसाइल को न सिर्फ तैयार कर रहे हैं बल्कि टेस्ट का भी दावा करते हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। नॉर्थ कोरिया ने भी हासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। चीन भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक पर काम कर रहा है। साउंड की स्पीड से 6 से ज्यादा तेज चलने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल लो एल्टीट्यूड के ऊपर एटमॉस्फेयर में इतनी तेज गति से चलती हैं कि मिसाइल के सामने एक प्लाज्मा क्लाउड बन जाता है। वो प्लाज्मा क्लाउड में रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं और इसलिए किसी भी एक्टिव रडार का उन्हें डिटेक्ट कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। उत्तर कोरिया से लेकर चीन तक, रूस से लेकर अमेरिका तक, हर कोई हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने और उसका टेस्ट करने में जुटा है। अब तक जो अमेरिका इस तकनीक से परहेज करता था वो भी अब पूरी शिद्दत के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने और टेस्ट करने की कोशिश में। जानते हैं क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में हाइपरसोनिक मिसाइल आधुनिक युग का ब्रह्मास्त्र है और जिस तरह से समंदर में तमाम देशों के बीच युद्ध के हालात बन रहे हैं, लिहाजा हाइपरसोनिक मिसाइल बतौर डेडली वेपन समुद्री युद्ध का गेम चेंजर बन सकती है, क्योंकि ये मिसाइल जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर बारूदी बवंडर लाने में सक्षम है। ये मिसाइल एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं जो इनके हाइड्रोजन फ्यूल के साथ कंबस्ट करता है और ये कंबस्चन इन्हें सुपरसोनिक स्पीड प्रदान करता है। जो इंटरसेप्टर मिसाइल देशों ने बनाई हुई हैं, जब तक वो इनको इंटरसेप्ट करने पहुंचती हैं ये बहुत आगे निकल चुकी होती हैं और चूंकि ये न्यूक्लियर वार हेड भी ले जाने में सक्षम हैं, इसलिए न्यूक्लियर संपन्न देश भी आज हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में भारत को भी जल्द से जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा, क्योंकि अगर समंदर में युद्ध हुआ
तो यही मिसाइल ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, जिसका तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिसने भी ये सोचा था कि काबुल फतेह करने के बाद तालिबान खून खराबा बंद कर देगा, वो गलत साबित हुए। जिसने भी ये लगता था कि अखुंजादा, मुल्ला बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी के दौर वाला तालिबान शरीयत के हिसाब से अफगानिस्तान को चलाएगा, वो भी गलत निकले। आज TV9 भारतवर्ष पर अब तालिबान का वो चेहरा देखेंगे, वो हकीकत जानेंगे जिस पर पाकिस्तान और चीन के अलावा हर मुल्क लानत भेजेगा। जैसे सांप की फितरत है डसना, जैसे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। वैसे ही तालिबान का मिजाज है जुल्म करना, कत्लेआम करना। होना यह चाहिए था कि काबुल फतेह के बाद तालिबान का पूरा फोकस अपनी सरकार का खाका तैयार करने और वैश्विक संस्थाओं को यह यकीन दिलाने में होना चाहिए था कि अब पठानलैंड में कोई खून खराबा नहीं होगा। लेकिन फितरत कहां बदलने वाली है, वो भी तालिबान की। अगस्त को तालिबानियों ने अफगानिस्तान के दयाकुंडी सूबे में जो किया, उसे जानकर किसी का भी खून खौल जाएगा। तालिबानियों को पता चला कि दयाकुंडी के काहोर गांव में हजारा समुदाय के कुछ लोग रहते हैं। फिर क्या था, हथियारों से लैस तालिबानियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और इन 13 लोगों में एक 17 साल की लड़की भी थी। यह खुलासा मानवाधिकार मामलों से जुड़ी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया है। एमनेस्टी ने कहा है कि उसके पास 30 अगस्त के नरसंहार के कई सबूत हैं। अफगानिस्तान में करीब 9% हजारा समुदाय के लोग रहते हैं और नंबर में इनकी आबादी तकरीबन 36 लाख है। चूंकि हजारा समुदाय के लोग शिया इस्लाम को फॉलो करते हैं, इसलिए सुन्नी संगठन वाला तालिबान हजारा लोगों को मारता है, जुल्म करता है। मतलब साफ है, तालिबान से सुधरने की उम्मीद करना ही बेमानी है। लगता तो ऐसा है कि तालिबान का एजेंडा अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों को खत्म करना है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसका दूसरा सबूत भी देख लीजिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगने वाला जो बंदूक बाजार 2 दशक से बंद पड़ा था, वो तालिबान राज में फिर से गुलजार होने लगा है। सितारा जहांगीर बाजार में हर तरफ बंदूकें मिलती हैं। वीडियो कॉल के जरिए जान लेने वाले हथियारों की टेस्टिंग करा ली जाती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अमेरिकी असॉल्ट राइफल हो या फिर रूसी क्लाशिनकोव या फिर जर्मन पिस्टल, सितारा जहांगीर बाजार में हर तरह की बंदूक मिलती है। चीन भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इस बाजार में अब चीनी बंदूकें भी दिखने लगी हैं। हजारों लोगों के कत्ल और बंदूक बाजार को फुल सपोर्ट देने के बाद अब तालिबान का तीसरा क्राइम भी जानिए। जिन अफगानियों ने बीते 20 सालों में कड़ी मेहनत करके यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, अब तालिबान राज में वो सब कूड़े के ढेर में फेंक दी जाएंगी। काबुल में प्रोफेसर्स के साथ एक मेगा मीटिंग के बाद उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने कहा कि जिनके पास भी साल 2000 से लेकर 2020 तक की डिग्री है, वो सब अमान्य है। हक्कानी के मुताबिक चूंकि तालिबान अमेरिका और अमेरिका समर्थित सरकार से जंग लड़ रहे थे, इसलिए उस दौरान पढ़ाई करके डिग्री हासिल करने का कोई मतलब नहीं है। अब सोचिए जरा, वक्त ने अफगानिस्तान को किन हाथों में गिरवी रख दिया।
पठानलैंड का भविष्य क्या होगा, ये सोचकर ही डर लगता है। यूनाइटेड नेशंस मान चुका है कि तालिबान के राज में बहुत जल्द अफगानिस्तान में भूखमरी और गरीबी का बोलबाला होगा। यूएन ने यह भी शक जाहिर किया है कि भूख, गरीबी और बेरोजगारी के ट्रिपल अटैक से अफगानिस्तान पूरी तरह बिखर जाएगा। लेकिन तालिबान को तो ऐसी किसी रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ हजारा समुदाय का गला काटना है, पढ़े लिखे लोगों की डिग्रियां छीननी है और दूध बादाम की जगह बंदूक गोलियों की बिक्री करनी है। इस अनर्थ में चीन और पाकिस्तान भी बराबर के हिस्सेदार हैं। आज नहीं तो कल इनका भी इंसाफ और हिसाब दोनों होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा? कयासों के सिलसिले के बीच अब इतना तो साफ हो गया है कि ISI चीफ फैज हमीद आर्मी चीफ की रेस में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के नए ISI चीफ का नाम भी सामने आ चुका है। फैज हमीद अब 11वीं कोर के कमांडेंट बना दिए गए हैं और पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द फैज हमीद को पाकिस्तानी आर्मी की कमान मिल सकती है। लेकिन यह सब कैसे और क्यों हुआ? सूत्रों के मुताबिक बाजवा को फौज में बगावत का डर सताने लगा था। बाजवा समझ चुके थे कि फैज हमीद का पलड़ा इस वक्त भारी है और यही वजह है कि वो सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं जैसा फैज हमीद चाह रहे हैं। तस्वीर साफ हो चुकी है। कयासों का दौर भी थम चुका है। पाकिस्तान में ISI चीफ बदल दिए गए हैं। TV9 भारतवर्ष ने जैसा बताया था, पाकिस्तान में वैसा ही हो रहा है। फैज हमीद को 11वीं कोर का कमांडेंट बनाया गया है। फैज हमीद की जगह लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम ISI के नए DG होंगे। पाकिस्तान ISI के DG की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि ISI के चीफ को बदलने का फैसला इमरान खान का है। दूसरी अहम बात यह भी है कि DG ISI का कार्यकाल 3 साल का होता है और फैज हमीद 3 साल का टर्म पूरा कर चुके थे। जी हाँ, फैज हमीद ने तालिबान के बारे में जो कहा वो सच साबित हुआ, क्योंकि तालिबान की असली ताकत पाकिस्तान की ISI थी। ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने के दौरान फैज हमीद का काबुल में होना और फिर हक्कानी गुट का अफगानिस्तान में वर्चस्व बनाना भी दुनिया देख चुकी है। लेकिन इन्हीं कामयाबियों ने अचानक ISI चीफ फैज हमीद का कद बाजवा के बराबर कर दिया। अफगानिस्तान को लेकर ही ISI चीफ और आर्मी चीफ बाजवा के बीच कलह की शुरुआत हुई। पंजशीर के ऑपरेशन को बाजवा की जगह फैज हमीद ने लीड किया। ISI चीफ के इशारे पर ही पाकिस्तान की आर्मी ने एक्शन लिया। पंजशीर में कब, कैसे, क्या करना है, ये फैसला फैज हमीद कर रहे थे। ISI के अफसरों ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर बाजवा को दखल देने से रोका। ISI चीफ फैज हमीद और आर्मी चीफ बाजवा की शक्तियों में बहुत बड़ा अंतर है। पद के लिहाज से बाजवा ही सबसे बड़े अफसर हैं, लेकिन तालिबान का पूरा मामला बरसों से ISI के पास था। इसलिए अफगानिस्तान के मुद्दे पर ISI आर्मी चीफ पर हावी रही और क्रेडिट भी ISI और फैज हमीद को मिला। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की आर्मी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, जिसमें एक तरफ बाजवा गुट है तो दूसरी तरफ फैज हमीद। कहा जा रहा है कि आखिरकार बाजवा फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाने के लिए राजी हो गए। अब इसलिए फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर बनाया जा रहा है। सीनियरिटी के लिहाज से फैज हमीद आर्मी चीफ की रेस में 4थे नंबर पर होंगे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कई बार हो चुका है जब सीनियरिटी के क्रम को तोड़कर किसी को आर्मी चीफ बनाया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ भी ऐसे ही बनाए गए थे। फैज हमीद को लेकर PM इमरान खान की भी बड़ी प्लानिंग है। पाकिस्तान के कठपुतली PM के पास ये पहला मौका आया है जब वो अपने पसंदीदा आदमी को आर्मी चीफ बनवाने जा रहे हैं। इमरान खान को लग रहा है कि ऐसा करने से उन्हें आगे की राजनीति और चुनाव में भी बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, ये भी इमरान खान को याद रखना चाहिए। अतीत गवाह है कि पाकिस्तान के नेताओं ने पहले भी अपने पसंदीदा जनरल से धोखा खाया है। फैज हमीद क्या कर सकते हैं, ये अफगानिस्तान की हालत से समझा जा सकता है। फैज हमीद के इशारे पर ही पंजशीर में बेकसूर लोगों पर गोलियां बरसाई गईं और कत्लेआम चलता रहा। फैज हमीद की वजह से ही जिंदगी भर तालिबान का झंडा उठाने वाले सत्ता से दूर रह गए।
तालिबान को भी 2 हिस्सों में बांट दिया और पीएम पद के दावेदार मुल्ला बरादर अब सिर्फ पपेट की तरह मौजूद है। जनरल फैज के दबाव में ही सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का गृह मंत्री बनाया गया है। पेशावर में रहते हुए भी फैज हमीद अफगानिस्तान के बिल्कुल करीब रहेंगे और रिमोट से अफगानिस्तान की सरकार चलाएंगे। बाजवा को लग रहा था कि अगले साल उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगा और वो जनरल बने रहेंगे, लेकिन उनकी अपनी खुफिया एजेंसी ने ही उनका गेम ओवर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपने फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की 9वीं फिल्म द फास्ट सागा तो देखी होगी। इस फिल्म का एक सीन है जहां खतरनाक सैटेलाइट को ब्लास्ट करने के लिए हीरो के साथी अंतरिक्ष में डेरा डाले रहते हैं और वहां से अपनी कार को सैटेलाइट से ब्लास्ट करा देते हैं। मतलब कहानी अंतरिक्ष के बारे में थी, लेकिन यह सीन अंतरिक्ष में फिल्माया नहीं गया था क्योंकि अभी तक अंतरिक्ष में किसी भी फिक्शन फिल्म की शूटिंग नहीं हुई है। पर अब कीर्तिमान बनने जा रहा है। अंतरिक्ष में पहली बार फिल्म की शूटिंग के लिए रूस के 3 लोग निकल चुके हैं। लाइट, कैमरा, एक्शन, इन 3 शब्दों की दुनिया दीवानी है। कान में जैसे ही ये शब्द पढ़ते हैं, एक रंगीन रोमांच की अनुभूति होने लगती है। इन 3 शब्दों के बगैर सिनेमा और रंगमंच का आगाज नहीं होता और अब यह आगाज अंतरिक्ष से होने वाला है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बहुत जल्द स्पेस में एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। अंतरिक्ष से चमत्कार करने का यह बीड़ा उठाया है रूस ने। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये रूसी अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड हैं। इन्हीं यूलिया के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अंतरिक्ष में जाकर किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग करने वाली ये पहली एक्ट्रेस होंगी। डायरेक्टर का नाम है क्लिम शिपेंको और फिल्म का नाम है द चैलेंज, यानी कि जैसा काम वैसा ही नाम। अभी तक अंतरिक्ष में किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हुई है, लेकिन द चैलेंज ये कीर्तिमान अपने नाम करने जा रही है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दिन चुना गया 5 अक्टूबर। फिल्म की एक्ट्रेस और डायरेक्टर के साथ अनुभवी अंतरिक्ष यात्री एंटन शकापलेरोव भी 3 सीटर सोयूज स्पेसशिप में सवार होकर अंतरिक्ष में ये टफ टास्क करने निकलेंगे। सभी को हर आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेन किया गया है। इस चुनौतीपूर्ण मिशन पर जाने के लिए पहले तीनों रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को यूरी गैगरिन सेंटर फॉर कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग की मंजूरी लेनी पड़ी और मंजूरी मिलने के बाद 5 अक्टूबर को प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। 2008 में रिचर्ड गैरियोट नाम का एक उद्योगपति अंतरिक्ष में गया था और वहां 7 मिनट की शॉर्ट फिल्म एपोजिया फेयर शूट की थी, लेकिन यह फुल लेंथ फिक्शन फिल्म नहीं थी। इसी तरह 1984 में रूस में ही एक मूवी रिलीज हुई थी, रिटर्न फ्रॉम ऑर्बिट। इसमें अंतरिक्ष के ओरिजिनल सीन्स इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन इसकी शूटिंग स्पेस में नहीं हुई थी। अभी तक यह खबर थी कि मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की अगले फिल्म के लिए हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज स्पेस में जा सकते हैं। नासा के साथ फिल्म निर्माताओं ने बातचीत भी शुरू कर दी थी, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही रूस ने बाजी मार ली। रूस का प्रोजेक्ट द चैलेंज स्पेस टूरिज्म में मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग का यह प्रयास सफल रहा तो आगे दुनिया भर के फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भी स्पेस शूटिंग में कूदेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस क्रूज ड्रग्स कांड में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, अब इस मामले के तार सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कुछ और राज्यों तक भी फैलते जा रहे हैं। अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें ड्रग्स पार्टी में शामिल होने वाले 8 आरोपियों के अलावा ड्रग पेडलर भी हैं। हर घंटे हर मिनट एक नई जानकारी सामने आ रही है। आखिर क्या है क्रूज ड्रग्स पार्टी का अंडरग्राउंड नेटवर्क, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रूज ड्रग्स पार्टी का मामला हर नए दिन के साथ बढ़ता जा रहा है।
सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी इसके तार जुड़ते जा रहे हैं। एनसीबी के बाद अब मुंबई पुलिस भी इस मामले में तफ्तीश शुरू कर चुकी है। इतना ही नहीं, मुंबई एनसीबी के साथ अब दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात की एनसीबी टीमें भी ड्रग्स मामले की एक-एक कड़ी को सुलझाने के लिए इन्वेस्टिगेशन में जुड़ गई हैं। इस केस में एनसीबी ने अभी तक आर्यन खान समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी 16 लोग मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश समेत अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। लिहाजा इस केस के तार अब मुंबई से बाहर निकलकर कई अलग अलग शहरों तक जा पहुंचे हैं। अब एनसीबी की टीम इन तमाम शहरों में इन तमाम आरोपियों के ठिकानों पर भी रेड कर रही है। क्रूज ड्रग्स पार्टी में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में रखा गया है। आपको बता दें कि इन सभी 8 लोगों को क्रूज से हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब बाकी 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी ने एक पैडलर और श्रेयस को भी गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर रेव पार्टी के लिए ड्रग्स मुहैया कराने का आरोप है। श्रेयस अरबाज का बहुत अच्छा दोस्त बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो उसके पास से ही काफी ड्रग्स बरामद हुई है। इस मामले में एनसीबी कुछ और जगहों पर भी रेड कर सकती है। एनसीबी की टीम इस केस से जुड़े तमाम आरोपियों के लगातार जो व्हाट्सएप चैट है उनकी डिटेल्स खंगाल रही है, जिसके जरिए एनसीबी को कई पैडलर्स के बारे में जानकारी मिली। लिहाजा उन पैडलर्स की भी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा क्रू मेंबर भी एनसीबी के शिकंजे में आ चुके हैं। कई क्रू मेंबर की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। पिछले 12 घंटे से लगातार आर्यन खान से भी पूछताछ की जा रही है और इन 12 घंटे की पूछताछ में एक बात बिल्कुल साफ है कि आर्यन खान के लिए आने वाला वक्त मुश्किलों भरा हो सकता है। ड्रग्स कांड में पकड़े गए पैडलर से पूछताछ में पता चला कि ड्रग्स सप्लाई करने का ऑर्डर उसे डार्क नेट पर मिला था। आरोपियों ने बिटकॉइन में पैसे का भुगतान किया था। डार्क नेट इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां आप हथियार से लेकर ड्रग्स तक आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें ऑर्डर और डिलीवरी करने वाले को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि आर्यन को पकड़ने के 3 दिन बाद ये पैडलर एनसीबी के हाथ लगे हैं। मुंबई से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन में एक अजीबोगरीब घटना घटी है। हालांकि ये घटना ना तो कुदरत के रहस्य से जुड़ी है, ना ही कोई चमत्कार हुआ है, बल्कि ये घटना तकनीक और विज्ञान से जुड़ी हुई है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि चीन ने कोई नया आविष्कार किया है या किसी आविष्कार के दौरान वैगन को नाकामी हाथ लगी है, तो भी गलत है। बल्कि जो घटना घटी है वो बहुत छोटी है, लेकिन चीन उसकी वजह से मजाक का पात्र बन गया है। क्या हुआ है चीन में, आप भी देखिए। 1, 2, 3, 4 और देखते ही देखते सारे सितारे गिर गए। आसमान खाली हो गया। क्या यह कोई जादू है, चमत्कार है या विज्ञान और तकनीक के मिलन का अद्भुत नजारा? गिरते सितारों से मचा हड़कंप। आसपास जमा लोगों का यह शोर और करीब आते सितारों का ड्रोन में बदलना चमत्कार पर भरोसा करने वालों की आंखें खोलता है और चीन में तकनीक एक बड़े फ्लॉप शो का एहसास कराता है। यकीन मानिए, जिसे सब सितारों की बारिश समझ रहे थे, वो एक जश्न के ठप होने का साक्षात सबूत है। घटना हिनान प्रांत के झैंगझो हाईटेक जोन में बने वांडा प्लाजा शॉपिंग मॉल की है, जहां जश्न में डूबे लोगों को लाइटिंग शो दिखाने के लिए 200 ड्रोन आसमान में उड़ाए गए। लेकिन जैसे ही जश्न शुरू हुआ, पूरा शो देखते ही देखते ठप हो गया और यह घटना ड्रोन की बारिश के नाम से वायरल हो गई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इसी वायरल वीडियो घटना का हिस्सा है, जिसमें हालात चीख पुकार से समझे जा सकते हैं। ड्रोन क्रैश होकर नीचे गिरे तो हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में कोई घायल नहीं है, लेकिन इस घटना का जिम्मेदार फाउल प्ले माना जा रहा है। आशंका है कि किसी ने ट्रांसमिशन सिग्नल जाम किया होगा।
हालांकि अब पुलिस घटना की जांच कर रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। हालांकि चीन में यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी लाइव शो में ड्रोन क्रैश हुए हैं। चेंगडू में भी ऐसी ही एक घटना के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पागलखाना भी कोई घूमने की जगह हो सकती है, आप कहेंगे नहीं, लेकिन अमेरिका के जॉर्जिया में एक पागलखाने को हर महीने पर्यटकों के लिए खोला जाता है। वजह है इसका इतिहास। जगह से जुड़ी कुछ डरावनी कहानियां हैं। खास बात यह भी है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा पागलखाना कहा जाता है। अब यहाँ का ज्यादातर हिस्सा वीरान है और इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। डरावने खंडहर, जर्जर होती दीवारें और कैंपस में करीब 25,000 कब्र। अमेरिका के जॉर्जिया में दुनिया का सबसे बड़ा पागलखाना देखने लोग अलग अलग वजहों से आते हैं। कोई इसे भूतों के रहने की जगह मानता है, कोई इस पागलखाने के इतिहास से जुड़ी कहानियों के निशान तलाशने आता है। हर आदमी वर्तमान की इन तस्वीरों से अतीत के उस मंजर को महसूस करना चाहता है जब यहां मानसिक तौर से बीमार लोग रहते थे। इसका नाम सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल है। 1842 में इस अस्पताल ने काम करना शुरू किया। 1960 के दशक तक यहां 12,000 से अधिक मरीज थे। लोग यहां इलाज के लिए लाए जाते थे, लेकिन उस वक्त मानसिक इलाज के लिए दवाएं और सुविधाएं बेहद कम थी। यही वजह है कि इस अस्पताल के साथ टॉर्चर की कई डरावनी कहानियां जुड़ गई हैं। कहा जाता है कि अस्पताल में बच्चों को पिंजरे में रखा जाता था, मरीजों को गर्म और ठंडे पानी से नहलाया जाता था। यहां कई मरीजों को बांध कर रखा जाता था। मरीजों को इंसुलिन शॉक और इलेक्ट्रोशॉक दिया जाता था। फंड की कमी के चलते अस्पताल की इमारतों का रखरखाव तरीके से नहीं हो सका और करीब 1000 एकड़ में बने अस्पताल की 200 इमारतें जर्जर हो गई। कई मानसिक बीमारों को भर्ती कराने के बाद परिवार के लोग कभी नहीं आए, इसलिए मरीजों की मौत के बाद शवों को अस्पताल के कैंपस में ही दफनाया जाने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में करीब 25,000 कब्र हैं। पिछले साल कुछ पर्यटकों को अस्पताल का ऑफिशियल टूर करवाया गया था। इसके बाद से महीनों में एक बार इसे पर्यटकों के लिए खोला जाता है। आज के समय में अस्पताल का सिर्फ एक हिस्सा खुला है और 300 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रयागराज के बागंबरी मठ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साधु संतों ने यहां स्वामी नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी और फिर बलबीर गिरी को मठ की कमान सौंपी गई। बलबीर गिरी के नाम का ऐलान सभी अखाड़ों के सभी साधुओं और पदाधिकारियों के बीच महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद सरस्वती ने किया। इस मौके पर सभी अखाड़ों के साधु संतों ने पूजा अर्चना की और विधि विधान के साथ बलबीर गिरी की चादर पोशी करके उनको महंत बनाया। तमाम विवादों, आरोपों और रहस्यों के बीच बागंबरी मठ में भव्य कार्यक्रम के बीच नए महंत ने कामकाज संभाल लिया है। बागंबरी मठ में एक साथ 2 आयोजन थे। इसके लिए पूरे मठ को फूलों से सजाया गया था। विशाल भंडारे के लिए रसोइये बुलाए गए थे। साथ ही अलग अलग अखाड़ों के बड़े संत यहां आए हुए थे। सबसे पहले मठ के पूर्व महंत स्वामी नरेंद्र गिरी जी का षोडशी हुआ। सभी साधु संतों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहां षोडशी कर्मकांड और अनुष्ठान में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि समेत हजारों साधु संत थे। इसके बाद प्रयागराज के बागंबरी मठ के लिए महंत और उत्तराधिकारी बनाने का काम हुआ। नरेंद्र गिरी के शिष्य महंत बलवीर गिरी का पट्टाभिषेक कार्यक्रम कराया गया। इस दौरान फूल मालाओं के साथ महंतई चादर की रस्म अदा की गई। फिर भंडारा कार्यक्रम हुआ। मैं कोशिश करूंगा, मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा जो गुरुदेव के मार्गदर्शन में किया हूँ उन्हीं का अनुसरण करके मैं से आगे बढ़ाऊं। और जिस तरीके से गुरुदेव आगे लेके गए, मेरा पूरा प्रयत्न ये रहेगा कि वो आगे बढ़ता रहे, साधु संतों की सेवा होती रहे, आगंतुक यहाँ से प्रेम से जाए। जो मठ की परंपराएं हैं
और जो अखाड़े की परंपरा है उसका मैं सही से निर्वहन कर सकूँ। बलवीर गिरी नरेंद्र गिरी के तकरीबन 15 साल पुराने शिष्य हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने बलवीर गिरी को हरिद्वार आश्रम का प्रभारी बनाया हुआ था। बलवीर गिरी को महंत बनाने का जिक्र कथित सुसाइड नोट और स्वामी नरेंद्र गिरी की वसीयत दोनों जगहों पर है। फिलहाल एक बोर्ड मठ के कामकाज की देखरेख करेगा। बागंभरी मठ के करोड़ों रुपए की जमीन है। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का कामकाज भी नरेंद्र गिरी देखते थे। नरेंद्र गिरी जी महाराज की सुसाइड मिस्ट्री की जांच अभी जारी है। अब साधु संतों को सीबीआई की रिपोर्ट का इंतजार है ताकि नरेंद्र गिरी की मौत का पूरा सच सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। वॉशिंगटन डीसी में एक संदिग्ध कार मिलने से हड़कंप मच गया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट के सामने ये संदिग्ध वाहन मिला है, संदिग्ध कार मिली है और इससे हड़कंप है। कैपिटल पुलिस ने वाहन को चारों तरफ से घेरा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कैपिटल पुलिस संदिग्ध वाहन की जांच में फिलहाल जुटी हुई है, लेकिन संदिग्ध गाड़ी है, इस वजह से हड़कंप मचा हुआ है और इस तरह से कैपिटल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं वॉशिंगटन से ही। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या और जानकारी मिल रही है इस संदिग्ध कार के बारे में? फिलहाल क्या जानकारी कैपिटल पुलिस को मिली है? देखिए, करीबन 1-1.5 घंटे के आस पहले सुमेरा इसकी खबर आई कि एक कार है, एक वैन है जिसके अंदर एक संदिग्ध है और जो स्ट्रीट है आसपास की सुप्रीम कोर्ट की, उनको बंद कर दिया गया और उसके बाद उस ड्राइवर से बातचीत की गई यूएस कैपिटल पुलिस द्वारा। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि जो सस्पेक्ट है उसका नाम आ गया है सामने, उसका नाम है डेल मेलविन और उसको जो है कैपिटल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और अब कुछ 15 से 20 मिनट के अंदर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। सुमेरा जी हाँ, तो हम नजर बनाए रखेंगे, आप भी नजर बनाए रखें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ताकि और जानकारी निकलकर सामने आए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।